लॉ ऑफ गियरिंग के डेरिवेशन को देखते हैं। तो जैसे ये दो गियर है, ठीक है, ये दो गियर है, कुछ आर्बिट्रेरी शेप है इन दोनों का, ये उन दोनों का पिच पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये O1 सेंटर है, ये O2 सेंटर है। इन दोनों सेंटर को हम लोग ने ज्वाइन कर दिया इस लाइन से O1 O2 से, ठीक है। अब क्या है कि इस O1 से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी ज्वाइन किया, इस O2 से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, यहाँ से बीच से कोई लाइन, बीच से एक लाइन ऑफ एक्शन पास करेगा इस तरह से करके कुछ। तो अब देखो कि लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास करेगा। अरे भाई, जहाँ जहाँ दो गियर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो वहीं से तो लाइन ऑफ एक्शन पास करेगा। तो लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा, अब O1 से हम क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। सिमिलरली O2 से भी यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। अब ये जो एंगल था, ये वाला जो इस पॉइंट से लेके जो कांटेक्ट पॉइंट था, उससे O2 से जो हम लोग ने लाइन ड्रॉ किया, वो लाइन इस परपेंडिकुलर से बीटा एंगल बना रहा है। सिमिलरली ये जो O1Q लाइन है, इस वाले लाइन ऑफ एक्शन वाले लाइन ऑफ एक्शन ने ये जो O1Q वाला लाइन है, ये इस परपेंडिकुलर के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली ये बीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस बीटा। अब ये अगर 90 माइनस बीटा है, तो यहाँ पर इस वाले से हम देखें ओमेगा 1 अगर इसका इधर है, तो इसका वेलोसिटी इस लाइन O1Q के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया हमारा V1। सिमिलरली ये O2Q वाला जो लाइन है, उसके परपेंडिकुलर इसका वेलोसिटी होगा, यानी ये हो गया V2। अब रिलेटिव मोशन कब नहीं हो सकता है, जैसे अगर वेलोसिटीज़ ऐसे हैं तो इनका इनके बीच में रिलेटिव मोशन तभी नहीं पॉसिबल नहीं है जब इनका वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ मोशन सेम हो। अगर एक का ज़्यादा एक का कम हो गया तो ये आगे भाग जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। परपेंडिकुलर में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंड वेलोसिटीज़ का कंपोनेंट बिल्कुल सेम होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसके कंपोनेंट लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट कंपोनेंट, सिमिलरली V1 का लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो अब ये एंगल कितना बन रहा है लाइन ऑफ एक्शन से, ये V2 का इस लाइन ऑफ एक्शन से एंगल कितना बन रहा है, तो ये चूँकि 90 माइनस बीटा है और V2 हमारा ऐसे है, ये 90 है, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस बीटा है V2, और ये O2Q 90 डिग्री बना रहा है, और ये 90 माइनस बीटा है, और ये पूरा लाइन ऑफ एक्शन एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 डिग्री। तो V2Q और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कितना हो जाएगा हमारा, बीटा एंगल हो जाएगा। सिमिलरली V1 और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर नो सेपरेशन V1 कॉस अल्फ़ा बराबर V2 कॉस बीटा, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा को हम ट्रायंगल से लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू O1M बाई O1Q, ठीक है। उसी तरह से कॉस बीटा को लिख सकते हैं O2N बाई O2Q और O1Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ω1 बाई ω2 इज इक्वल्स टू O2N बाई O1N। अब O2 O1 फिक्स पॉइंट है, जैसे इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो O1 O2 फिक्स पॉइंट है, वेरी कौन कर रहा है, M और N। तो M और N एक हम सिमिलैरिटी रिलेशन अगर निकालें, O2NP इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो O2N बाई O1M Pn बाई Pm और O2P और O1P के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ω1 बाई ω2 को हम लोग O2P बाई O1P भी लिख सकते हैं। अब O2 O1 तो फिक्स है, अब ये P पॉइंट मस्ट बी ए फिक्स्ड पॉइंट, अब ये P पॉइंट मस्ट बी ए फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ से जो लॉ ऑफ गियरिंग आया, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को एक फिक्स पॉइंट पर कट करता है, और वो फिक्स पॉइंट बेसिकली क्या होता है, वो फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारा पिच पॉइंट। तो लॉ ऑफ गियरिंग बेसिकली क्या स्टेट करता है कि इट सेज दैट फॉर एनी आर्बिट्रेरी शेप वी वांट टू कॉल इट गियर,
The profile must be such a beautiful profile that common normal drawn at point of contact must intersect line joining centers at a fixed point. The point is pitch point. अब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, चूँकि लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग वेलोसिटी सेम होना चाहिए, ना कि परपेंडिकुलर। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 साइन अल्फ़ा माइनस का v2 साइन बीटा। अभी यहाँ से साइन अल्फ़ा को हम लोग उसी ट्रायंगल से लिख सकते हैं, ओमेगा 1 v1 ओमेगा 1 इंटू O1 क्यू हो जाएगा v1। ये तो ठीक था, ये तो हम लोग v1 का वैल्यू पुट कर दिए। साइन अल्फ़ा को लिख दिए QM बाई O1 क्यू कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा 1 इंटू QM माइनस ओमेगा 2 इंटू QM। अब QM को लिख सकते हैं PM प्लस PQ। इस ट्रायंगल में QM को क्या लिख सकते हैं, P पॉइंट यहाँ है, PM प्लस PQ इज इक्वल्स टू QM। उसी तरह से Qn को हम लोग लिख सकते हैं Pn माइनस PQ। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, ये हमको पता ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 2n बाई 1m, ये रिलेशन पता है। तो ओमेगा 1 P1 माइनस ओमेगा 2 Pn, ओमेगा 1 PM और ओमेगा 2 Pn, ये वाला ये और ये, इसको यूज़ करके ये दोनों आपस में इक्वल हो जा रहा है और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा PQ इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अब P क्या है, पिच पॉइंट, Q क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटीज़। मतलब तो हम लोग ऑलरेडी इसमें साइन को यूज़ कर चुके हैं, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते समय हम साइन का यूज़ नहीं करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो मेरा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है वो क्या आया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू कॉन्टैक्ट पॉइंट से लेकर पिच पॉइंट तक का दूरी। अगर इंटरनल गियरिंग है तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कर देंगे हम लोग। अगर Q पॉइंट P पॉइंट से कोइंसाइड करता है तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ज़ीरो हो जाएगा। ऑल प्रोफाइल्स विच सेटिस्फाइज लॉ ऑफ गियरिंग इज कॉल्ड कॉन्जुगेट प्रोफाइल। और जनरली दो ही तरह का प्रोफाइल मार्केट में अवेलेबल है, इन्वोल्यूट प्रोफाइल, साइक्लोइडल प्रोफाइल, और उनमें से भी इन्वोल्यूट प्रोफाइल इज़ वाइडली यूज्ड। अब एक टर्म आता है इन्वोल्यूट कर्व, हालांकि इसका उतना लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि इन्वोल्यूट कर्व क्या होता है। अगर हम एक बेस सर्कल को फिक्स कर दें, ठीक है, ये बेस सर्कल को फिक्स कर दें और यहाँ पर अगर हम इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन टेंजेंट विच रोल्स विदाउट स्लिप ऑन अ फिक्स्ड सर्कल। मतलब ये ऐसे पॉइंट का टेंजेंट है, लोकस ऑफ टेंजेंट है जो कि विदाउट स्लिप, जैसे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जैसे ये टेंजेंट, ये बिना रोल किए स्लिप कर रहा है, तो इनका जो ये पॉइंट्स लोकस होगा, पॉइंट होगा, इसे कहेंगे, इनको जो हम कनेक्ट कर देंगे तो ये इन्वोल्यूट कर्व बनेगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी सर्कल पे हम थ्रेड बांध दें और थ्रेड को क्या करें, एक एंड में हम पेंसिल बांध दें और फिक्स कर दें हम लोग सर्कल, और ओपनिंग कर दें थ्रेड को, थ्रेड का ओपनिंग इस तरह से कर दें कि लूज़ ना हो, थ्रेड टाइट रहे, तो जो पेंसिल जो पाथ ट्रेस करेगा वो इन्वोल्यूट कर्व होगा। अब इन्वोल्यूट कर्व से जो जुड़े मज़ेदार बात ये है कि क्या है कि इन्वोल्यूट कर्व पे आप अगर टेंजेंट बनाओ तो वो क्या होता है कि इन्वोल्यूट कर्व पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो बेस सर्कल के टेंजेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वोल्यूट कर्व कैन बी ट्रीटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल ये तो फालतू वर्ड, परपेंडिकुलर और नॉर्मल ड्रॉन एट इन्वोल्यूट कर्व एट एनी पॉइंट विल बिकम टेंजेंशियल टू द बेस सर्कल। ये प्रॉपर्टी को हमको याद रखना है एकदम। ये है इन्वोल्यूट कर्व, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर गिराएं तो ये जो बेस सर्कल है इसके टेंजेंट बन जाएगा। अब एक गियर में जो हमारा एक जो बेस सर्कल होता है उससे ऊपर वाला पोर्शन ही इन्वोल्यूट होता है। बेस सर्कल के नीचे का पोर्शन जो इन्वोल्यूट हो जाए, नॉन इन्वोल्यूट होता है। ये बेस सर्कल कहीं आता है और इसके ऊपर का ही पोर्शन इन्वोल्यूट होता है, बाकी नीचे का पोर्शन नॉन इन्वोल्यूट होता है। तो अगर सामने वाले गियर का टीथ इस नॉन इन्वोल्यूट गियर के साथ में नॉन इन्वोल्यूट वाले पोर्शन में आ गया तो
तो ये क्या करेगा, कुछ मटेरियल को यहाँ से हटा देगा और रबिंग होगा बहुत गंदे वाला, और यहाँ से कुछ मटेरियल को निकाल लेगा, और इससे क्या करेगा, पूरे गियर का तबाही हो जाएगा, ये गियर का डेथ हो जाएगा। डेथ इसे कहते हैं इंटरफेरेंस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो एक क्वेश्चन है कि हम इंटरफेरेंस को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो क्यों ना बेस सर्कल को डिडेंडम सर्कल बना दिया जाए, तब वो पूरा पोर्शन इन्वॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, वो थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। अब अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।